हे एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो आप लोगों ने कल वाला लेक्चर तो ज़रूर देखा होगा और बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आए थे। बच्चों ने बताया वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, पढ़ना चाहते हैं मुझसे। तो चलिए फिर आपकी ये मनोकामना हम लोग ज़रूर पूरी करेंगे। सो कल का जो लेक्चर था सबसे पहले उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से हमारी क्लास में। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, आपको पसंद आ रहा होगा, पढ़ाने का तरीका भी और जिस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हमारी क्लास के सेशन को वो भी। अगर आपको कोई भी कमी कहीं पर भी दिखाई देती है या आपको लगता है कि चेंज करना चाहिए, सो वो भी आप लोग सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सेशन होता है क्लास का ये आपके लिए है। तो आपको जो चीज़ चाहिए और जिस तरह से चाहिए हम लोग उसी तरह से उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई सजेशन है या कोई शिकायतें हैं या आप कुछ नया एडप्ट कराना चाहते हैं या आप चाहते हैं कुछ करना चाहिए अलग से, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस टॉपिक को कराने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जो हमने कराया था किस बेसिस पे ये है, मतलब क्या है ये चीज़ जो आज मैं आपको कराने वाली हूँ, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, हमने एक चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर का नाम था सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी करने से पहले आप लोगों को उस चीज़ के बेसिक के बारे में सारा जानना है। जब मैंने आपको बेसिक कराया था मैंने कुछ आपको डेफिनेशन समझाई थी, जिनमें से एक था हमारा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को हमने कहा था कि हमारी कंप्लीट बॉडी का जहां पर भी कोई एक पार्ट ऐसा है जहां पे पूरा का पूरा मास कंसंट्रेट होता है, वही हमारा सेंटर ऑफ मास होता है। देन उसके बाद मैंने आपको कहा था कि सेंटर ऑफ मास ही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, क्योंकि वहां पे होल बॉडी का जो ग्रेविटी है वो काम करती है। उसके बाद मैंने आपको लेमिना सिखाया था। लेमिना क्या होता है? लेमिना एक ऐसी बॉडी होती है जिसका एरिया तो होता है लेकिन उसका थिकनेस नहीं होती है, जैसे कि ट्राइंगल, कोई भी फिगर, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर। ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी थी। फिर मैंने आपको सेंट्रोइड बताया था। सेंट्रोइड एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर को पता करने में, यानी कि उसका पूरा एरिया कहाँ कंसंट्रेट करता है, ये पता करने के काम आता है। देन उसके बाद हमने करा था हमारा सेंट्रोइडल एक्सिस एंड हमारा एक्सिस ऑफ रेफरेंस। ये सारी की सारी चीज़ मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियो मिस की है तो फटाफट से इस लेक्चर को करने से पहले, आपको अगर बेनिफिट चाहिए तो आप पहले उस वीडियो को देख कर आइएगा, ठीक है। और जिन्होंने देखी हुई है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत मज़ा आने वाला है। अब मैं बताती हूँ आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक क्या है, जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि हम लोगों के लिए ये तो बड़ी कंफ्यूजन वाली बात हो गई कि सेंट्रोइड पता करें या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब क्या करें। फिर मैंने आपको कहा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड आपका सेंट्रोइड सभी एक जगह लाई करते हैं, एक ही पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर। ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी थी। आज क्या करना है हमें, आज हमें वही सेंटर फाइंड आउट करना है जहां पर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एंड हमारा सेंट्रोइड पूरा का पूरा वहां पे कंसंट्रेट करता है। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है हाउ टू फाइंड, ये जो CG है ना इसका मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड, क्योंकि मैंने आपसे कहा था, बताया भी था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड सेम बात होती है, ठीक है। हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हम किस मेथड से फाइंड आउट करेंगे? बाय द मेथड ऑफ मूवमेंट्स। यानी कि फाइंड आउट तो हमें यहाँ पे सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही करना है, लेकिन मेथड जो होगा वो हमारा मोमेंट होगा। अब मोमेंट के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आप एक बार दोबारा से माइंड में ये रिपीट करिए कि हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड है, क्या आपको उसकी डेफिनेशन याद है? क्योंकि ये एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा, किस हिसाब से आएगा, आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सारी चीजें मैं आपको अब एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो कृपया करके इन चीजों को थोड़ा सा समझ के चलो, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे एक चीज फोकस कर लीजिए, मैं ये मान के तैयारी करा रही हूँ कि आप अपने एग्जाम की फाइनल प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे साथ। मतलब ये कि मैं आपको नोट सेम टू सेम प्रिपेयर करा रही हूँ यहाँ पे।
आपको अलग से, वो आपकी मर्जी है अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो सो, लेकिन अगर आप मेरे पे भरोसा करते हैं सो आपको इससे बाहर कुछ भी इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एग्जाम के नोट्स सेम टू सेम ऐसे उतार सकते हैं और एग्जाम में किस तरह से अटेम्प्टेशन करनी है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। सो इस बात पे खास ख्याल रखा जाए कि इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस किया जाए कि मैं कहाँ पर क्या लिख रही हूँ, कैसे लिख रही हूँ, कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन आपके 6 to 7 मार्क्स इंक्रीज कराने में हेल्प करता है, ठीक है। सो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको इजीली 3 और 5 मार्क्स में इजीली आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। वैसे ये क्वेश्चन आने के चांसेस 3 मार्क्स में ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कैसे करना है पहले मैं वो बता देती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ दिया है यहाँ पे, वो आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा है, ठीक है। ध्यान से सुनिए। जैसे यहाँ पे लिखा है हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड, तो इस बात को थोड़ा सा फोकस करिएगा। जब भी आपसे कोई चीज फाइंड आउट करने के लिए बोली जाए तो आपको डायरेक्ट फाइंड आउट करने नहीं लग जाना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, ये चीज मैंने यहाँ पे मैं दोबारा से बता रही हूँ, मैंने यहाँ स्किप की है क्योंकि वो मैं समझती हूँ कि आप लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है तो आप लोग वहां से थोड़ा सा कर पाएंगे। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड की डेफिनेशन देंगे, ठीक है। यानी कि इस पूरी थ्योरी से पहले आप लोग यहाँ पे सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड की डेफिनेशन लिखेंगे। ये बात फोकस करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आपका ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आए, 5 मार्क्स में आए, देखिए वो मैं नहीं कह सकती, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी कोरोना है तो इजी क्वेश्चंस को ज्यादा मार्क्स में देने का ऐसा कुछ रूल है, ठीक है फिलहाल। तो इस बात को मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आप लाइन लिखेंगे, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर कराया था उसमें मैंने आपको ना सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन कराई थी। सो प्लीज आप वहां से कॉपी कर लेना, और यहाँ पे कब करनी है कॉपी वो भी मैं बता देती हूँ आपको। इसके नोट्स बनाने से पहले अभी आप इसको रफ नोटबुक में निकाल लीजिए, मतलब बना लीजिएगा जब मैं आपको कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पे ना डेफिनेशन जरूर लिखिएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड की, ठीक है, जब आप नोट्स बनाएंगे, ताकि आप एग्जाम में याद रखें कि मैंने आपको ये बताया था, सजेशन दी थी कि आप इसका जरूर क्या करिएगा, प्लीज इसकी थ्योरी लिख दीजिएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सो हमें कहा गया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे। सो देखिए क्या करना है, सबसे पहले वो देखो। सो सेम टू सेम ऐसे ही करना है, फाइनल में भी ऐसे ही करना है, नोट्स भी ऐसे ही बनाने। देखो सबसे पहले लेट अ बॉडी, क्योंकि किसी बॉडी का ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड निकालेंगे ना हम लोग, ऐसे ही हवा में थोड़ी ना मैं हवा का यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल दूंगी, नहीं ना। हम लोगों को किसी बॉडी की जरूरत होगी, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट अ बॉडी ऑफ इरेगुलर शेप। देखिए कोई जो ऑब्जेक्ट होता है वो 2 तरह का होता है। ये पेन का होल्डर आप देख रहे हैं, इसकी एक डेफिनेट शेप है। अगर इसकी शेप थोड़ी बहुत भी इधर उधर होती तो सबसे पहली बात ये चौक इसके अंदर जाता नहीं। मानते हो आप लोग इस बात को? इसकी शेप इस तरह से बनाई गई है कि ये चौक इसके अंदर इजीली जा सकता है, यानी कि इसकी जो शेप है, इसकी शेप डेफिनेट है। इस बात पर प्लीज थोड़ा सा फोकस करिएगा। तो अगर ये शेप डेफिनेट है तो फिर इरेगुलर कैसी होती है? अगर ये शेप रेगुलर है तो इरेगुलर शेप कैसी होती है? सो इरेगुलर शेप होती है जिसकी कोई डेफिनेट शेप ही नहीं है, कुछ भी बना हुआ है, कुछ भी, मतलब कुछ शेप नहीं है, तो वो हमारा इरेगुलर शेप होता है। सो जैसा कि आप अभी डायग्राम में देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे इरेगुलर शेप की बॉडी बनाई है। इरेगुलर, इसकी कोई शेप ही नहीं है। क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? अगर आधे बच्चों को ये लग रहा है कि ये ट्राइंगल है, तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि ट्राइंगल जो होता है हमारा कुछ इस तरह से होता है जिसके कॉन्स निकले हुए होते हैं, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पे क्या लेनी है, इरेगुलर। मैं दोबारा से यहाँ पे सर्कल बना रही हूँ, जो जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी है। तो यहाँ पे हम लोग इरेगुलर शेप एंड साइज वाली ऑब्जेक्ट को लेंगे लाइन अलोंग एक्स वाई एक्सिस। कल मैंने आपको सेंट्रोइडल एक्सिस के बारे में बताया था, जिसमें हमने कोई भी 2 एक्सिस लिए। वैसे तो हमारे पास 3 होते हैं, एक्स वाई जेड, जो कि म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन हमने कहा था हम सिर्फ 2 पे काम करेंगे।
सो मैंने वो दो लिए हैं y एंड x, ठीक है। इन y और x के बीच में मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, दिख रहा है आप सबको, इजी है। हैविंग टोटल एरिया A, इस पूरे का, ये जो पूरा आप लोग यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं जिसकी जो शेप है वो इरेगुलर है, उसका एरिया A है। एरिया क्या है इसका? A। टोटल एरिया की बात कर रही हूं मैं। एंड सेंट्रोइड इज टू बी फाइंड, जिसका आप सेंट्रोइड क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। सो डायग्राम को अभी यहाँ फोकस ना करते हुए, इन पॉइंट्स पर x1 x2 x3 पर फोकस ना करते हुए, आप सिर्फ एक बार इस ऑब्जेक्ट को देखो। a1 a2 a3 इन सबको आप फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ इस चीज को फोकस करो कि आपको कोई भी शेप दे दे। ध्यान से सुनिएगा जो मैं अब बोलने वाली हूँ। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मैंने जैसा आपको करा रही हूँ वैसा ही करवाएं। यहाँ पे आप लोगों को आपका जो ट्रायंगल होता है, सर्कल होता है, रेक्टेंगुलर होता है, आपका क्वाड्रिलेटरल होता है, कुछ भी दे सकता है। तो इस चीज को प्लीज फोकस करो कि आपको जब भी बोला जाए कि हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे मेंशन नहीं है कि किसका, इसलिए मैंने इरेगुलर शेप ली है। लेकिन अगर आप लोगों को मेंशन होता है तो वो आप बनाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना है? एक्स वाई लेना है, उसके बीच में जो भी आपको शेप दी गई है वो शेप लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये दो लाइन अपने दिमाग में डाल लीजिए और ये वाला डायग्राम डाल लीजिए। अंदर की चीजों पर फोकस मत कीजिए, वो काम मेरा है, वो मैं आपको समझा दूंगी कि ये ऐसे क्यों है, ठीक है। इतनी सी चीज आपको समझ में आई। इस बात को मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सभी कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और आपके सिलेबस में भी नहीं है कि मैं आपको सभी ऑब्जेक्ट का बनाकर बताऊं कि यहाँ पे अगर ट्रायंगल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे सर्कल होगा तो क्या होगा, रेक्टेंगल एंड आपका क्वाड्रिलेटरल होगा तो क्या होगा। सबके लिए सेम है, मैं आपको बस बता दूंगी कि निकालोगे तो कैसा आएगा। ये बात सबको क्लियर हो गई? आई होप हो गई होगी। अब देखो मैंने क्या किया, देखो लेट, आप नेक्स्ट वाली लाइन से लिखेंगे, ठीक है। ये लाइन आपकी अलग रहेगी क्योंकि देखो फर्स्ट एंड 3-4 लाइंस तो आपकी इसकी डेफिनेशन में चली जाएंगी, देन उसके बाद आप लोग ये लाइन लिखेंगे, 2 लाइन आपकी इसमें चली जाएगी आपके पेपर में। नेक्स्ट लाइन आप लिखोगे लेट द होल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट ऑफ एरिया। चाहे कैसी भी बॉडी हो, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ, कोई भी हो, किसी भी शेप की हो, इरेगुलर हो, कैसी भी हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने बना दिया अभी यहाँ पे ये वाली, ठीक है, तो ये भी इरेगुलर है। तो हमें क्या करना है, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ऐसा करके स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में आप इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यही तो लिखा है यहाँ पे, लेट द होल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट। छोटे छोटे सेगमेंट में इसको डिवाइड कर लो, एरिया A1 A2 A3 ऑफ ईच सेगमेंट। इनका नाम डाल दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा A1, this is A2 A3 A4 A5 and A6 like this, ठीक है। सिमिलरली जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो हमने इरेगुलर शेप ली थी, इस शेप को मैंने छोटे 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 एरिया में डिवाइड कर लिया है। देन उसके बाद यहाँ नाम दे दिया है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। जितने भी आपके एरिया बनते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मैंने 7 बनाए हैं आप 7 बनाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बस 2-3 में निपटा दें, ऐसा नहीं करना है। स्मॉल बोला गया है, स्पेशली यहाँ पे मेंशन है, स्मॉल बोला गया है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मम्मा घर पे कुछ खाने का लेकर आई, घर पे भाई बहन तो है 5 और पीसेस हो रहे हैं 3, ये तो गलत है ना, बाकी के 2 कहाँ जाएंगे। सो बस वही वाला है, आपको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना है। 1-2 पीस एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कम पड़ जाए ना तो फिर भाई बहन बताते हैं आपको भी और फिर मम्मा को भी। सो यहाँ पे छोटे 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 पीसेस बनाने हैं और उसका नाम दे देना है A1 A2 A3। अब एक चीज यहाँ पे फोकस करिएगा, ये जो मैंने A1 A2 A3 ये A7 तक जो भी मैंने नाम दिए, ये एक्चुअल में हमने एरिया का नाम दिया है। ए से याद रखिएगा, जो ए है वो एरिया है, मैंने बड़े एरिया को छोटे 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 पीसेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, तो हमने यहाँ नाम दे दिया A1 A2 A3 ऑफ ईच सेगमेंट। ए बड़े वाला ए, टोटल एरिया, इस चीज को मेंशन मैंने किया है, आप भी करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एग्जामिनर को भी पसंद आएगा और आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए इसको लिखें जरूर कि ए हमारा टोटल एरिया है,
जो मैंने यहाँ लिखा है। चाहे तो आप इस चीज को यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं कि ए हमारा टोटल एरिया है और A1 A2 A3 एंड अप टू सो ऑन, ये हमारा क्या है, ये हमारे छोटे छोटे एरिया हैं, यानी कि ये छोटे छोटे पीसेस बना के आपका बड़ा एरिया बना रहे हैं। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज समझ में आई। एक बार जल्दी से फोकस करिए, क्योंकि देखो इस बात को आप लोग प्लीज समझ के चलो। मैं ये सोच के इसको नहीं करा रही हूँ कि आपको बस यही क्वेश्चन करना है। मैं इस चीज को इसलिए आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल मतलब थोड़ा सा बड़ा करके बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को जरूरी नहीं है यही शेप मिले, कोई भी मिल सकती है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। सो कहाँ पे थे हम लोग, बताओ बताओ जल्दी से, हम लोग कहाँ पे थे। सो हम लोग थे हमारे टोटल एरिया पे। टोटल एरिया हमारा A1 A2 A3 के पीसेस में मैंने तोड़ दिया, ठीक है, इतना काम हमने कर दिया, वेरी गुड। क्योंकि एरिया जो होता है वो हमारा सेंट्रोइडल होता है, याद है ना, सेंट्रोइड जो होता है हमारा वो एरिया डिपेंडेंट होता है, इसलिए हमने एरिया फाइंड आउट किया है। जिन बच्चों को अभी तक ये नहीं पता है लेमिना क्या है, सेंट्रोइड क्या है, सेंट्रोइडल एक्सिस क्या है, जिनको नहीं पता है बेटा पहले वाली वीडियो देख के आओ, वरना आपका नुकसान है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था हम बार बार वर्ड्स यूज करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रोइड, और अगर आप इसको नहीं अच्छे से समझते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कीजिए, इस चीज को समझिए। अब देखो, अब आता है मेन काम, सीरियसली अब मेन काम आता है। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा फोकस करें तो मैंने ना डायग्राम के ऊपर और नीचे कुछ देखो बनाया हुआ है। नीचे की तरफ मैंने बनाया x1 x2 और x3, साइड में मैंने बनाया y1 y2, ऐसा कुछ करके दिख रहा है सबको। हाँ, मैं अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्चुअल में ये क्या है। एक्चुअल में काम अब शुरू हो रहा है, सच्ची में अब शुरू हो रहा है, देखो। सो लेट x1 distance of center of gravity along x-axis of area A1 from O1। देखो भाई ध्यान से सुनो, ये मेरा OI है, यहां से मैंने ये डिस्टेंस ली, और आपको जो x1 लेना है ना वो इसके अलोंग लेना है, A1 के अलोंग। मेरे पास तो स्केल था नहीं, लेकिन बिना स्केल के आपका काम बनेगा भी नहीं, ठीक है। तो कृपया करके अपना स्केल रखें भाई, आप लोगों के पास स्केल होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा x1। दोबारा से रिपीट करती हूँ, जब आप x निकालोगे तो आप इस लाइन के अलोंग निकालोगे, यहां से आप लोग मेजर करोगे और फर्स्ट जो आपका A1 आएगा वहां तक लेके जाओगे। सेम एज जब आप x2 लेकर जाओगे तो x2 आपका आएगा A2 के पास, लाइक दिस, ये आपका x2 है। सेम एज जब आप A3 का लेकर आओगे तो ये आपका आएगा यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस। ऐसे ही आप आगे चलते जाओगे, आप लोग A1 से A2 से A3 से। एक बात और, जैसे मैंने यहाँ डॉटेड लाइन करी है आप नहीं करोगे, मैं इसलिए कर रही हूँ मेरे पास स्केल नहीं है। आप लोग क्या करोगे, आप लोग अपना स्केल लोगे, यहाँ पे रखोगे और यहाँ लाइन लगा दोगे, देन उसके बाद यहाँ स्केल लेके इस लाइन को यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। इस बात का खास ख्याल रखें, छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सो यहाँ पे हमें ऐसे लाइन करनी है, ये हमारी हो गई है OX की अलोंग लाइन, यानी कि किस तरह से हमारी जो लाइन है वो एरिया बनाएगी। क्लियर। अब आते हैं दूसरे साइड, अब आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। सेम हमारा Y का हो जाएगा, जहाँ पे आपका A है, बिल्कुल बीच वाला पॉइंट लेना है, आप इसको मेजर कर लेना बीच में। ये जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मान लो ये यहाँ है, तो आप यहीं से सारी चीजें नापोगे, ठीक है। ऐसे ही आप मेजर करते हुए चलोगे। आपका Y1 Y2, और मेरे पास जगह नहीं है, आपके पास बहुत जगह होगी, क्योंकि हमेशा एक चीज और मैंने शायद आपको पहले बताई ना हो, दोबारा से बता देती हूँ, अगर बताई भी है तो। क्या करना है, जब आप इस चीज को करेंगे ना, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ किया x1, सिमिलरली ऐसे हम x2, जैसे कि मैंने यहाँ x2 किया, x3 किया, ये चीजें आपको लिखनी है। x2 डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलोंग x एक्सिस ऑफ एरिया A2 फ्रॉम OY। सेम ऐसा ही x3 का निकाल लेंगे। ऐसे ही आप लोग और भी निकाल सकते हैं, आप अगर अपना शीट भरना चाहते हैं, या फिर आप मेरी तरह लिख सकते हैं एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब होता है कि आगे ऐसे ही x3 निकल जाएगा, x4 निकल जाएगा, x5 निकल जाएगा, x6 निकल जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद जरा यहाँ फोकस करो।
ये जो डायग्राम मैंने साइड में बनाया है ना, आप लोग कभी भी अपने जो एग्जाम शीट होती है, अभी जो आप नोट्स बनाएंगे उसमें भी आप लोग ये डायग्राम साइड में नहीं बनाएंगे, आप ये डायग्राम हमेशा बीच में बनाएंगे। इस चीज का खास ख्याल रखिए। क्या कहा मैंने, आप डायग्राम साइड में कभी नहीं बनाएंगे, आप अपने आंसर शीट के बीच में, जब आप ये थ्योरी पार्ट लिख देंगे तो इसके बीच में आपको क्या बनाना है, ये डायग्राम। जब आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे ना तो भी आपको ये बीच में ही बनाना है। मैं अगर इसको बनाती बीच में तो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाता, बहुत ज्यादा मतलब जगह नहीं बचती मेरे पास और मैं आपको समझा नहीं पाती। और मैं सोच रही थी कि आपको साइड बाय साइड ही सारी चीजें कराऊं, मतलब यहाँ मैं डेरिवेशन कराऊं तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बताती रहूं कि जो मैंने यहाँ किया है वही साइड में मैंने बनाया है। तो आप ऐसा सोच के ना चले, आप इस चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे कि ये डायग्राम आपका बीच में होना चाहिए। तो मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपको डायग्राम इजीली बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि आपको कोई भी शेप का अगर बोला जाता है कि भाई आपको ऐसा बनाना है वैसा बनाना है तो आप इसको इजीली बना पाएंगे, एंड आई होप आप बना भी लेंगे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा डायग्राम, ये हो गई हमारी थ्योरी यहाँ तक। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। एक्चुअल में मेन पॉइंट अब शुरू होता है, आप इसको समझते हुए चलिएगा। एक चीज और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ तक आपका बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ आपका अगर कभी भी आपको बोले कि ट्राइंगल बनाना है, रेक्टेंगल का लेना है, मतलब हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड ऑफ अ सर्कल, तो ऐसे ही आपको बनाना है, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना। ये चीज समझ में आई? ओके ग्रेट। अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे ये जो करा हुआ है मैंने, ये क्या करा हुआ है। उससे पहले अपनी नोटबुक में, रफ नोटबुक हमेशा मेरे साथ जब भी पढ़ते हो लेके बैठा करो भाई, और साथ साथ इस चीज़ों को नोटिस कर लिया करो जो मैं बताती हूँ। डायग्राम यहाँ होना चाहिए। दो चीज़ें फोकस करनी है आपको, सिर्फ दो ही पॉइंट मैंने बताया। सबसे पहले तो कि यहाँ पे आपको जो इसकी डेफिनेशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड, वो आपको ऐड करना है। और तीसरी बात, डायग्राम आपका यहाँ होना चाहिए इस पॉइंट पर। ठीक है, उसके बाद ये बताती हूँ मैं क्या करना है। ओके ओके देन शुरू करते हैं हमारा जो हमारा पार्ट है नीचे का, जो कि डेरिवेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप लोगों को फेस एक्सप्रेशन से ही पता लग गया होगा कि इस पार्ट को मैं थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, इसीलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ज़रा इस चीज़ पर फोकस करिएगा कि अब तक जो आपने किया है ना, ये सिर्फ आपका एग्ज़ाम में आंसर शीट भरने के लिए है, इस बात को समझिएगा। लेकिन जो मेन काम है ना वो एक्चुअल में यहाँ पे ये 4-5 लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि एक्चुअल में क्या करना है हमें यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहले द सम ऑफ मोमेंट्स, यहाँ फोकस किया था आपने, लिखा था बाय द मेथड ऑफ मोमेंट्स, यानी कि मोमेंट के मेथड से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है द सम ऑफ मूवमेंट ऑफ स्मॉल एरियाज अबाउट ओवाई, कि हमने ओवाई पे कौन कौन से एरिया को लिया है, उसी का ही मूवमेंट हम लोग निकालेंगे। अब मूवमेंट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मूवमेंट हम लोग निकालते हैं हमेशा हमारा जो एरिया है ना उसको डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करके। कैसे भाई, एरिया हमारा क्या था, एरिया था हमारा A1 A2 A3 एंड अप टू सो ऑन, कितना ही एरिया हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। डिस्टेंस है हमारी x1 x2 x3 एंड अप टू सो ऑन। तो अगर आपको इसका मोमेंट निकालना है तो जस्ट आप उसको क्या कर दीजिए, A1 x1 ऐसे ही प्लस कर दो क्योंकि सम कर रहे हैं ना, सो A2 x2 एंड अप टू सो। ये चीज समझ में आई? देखो यहाँ पे, सो द सम ऑफ मोमेंट ऑफ स्मॉल एरियाज अबाउट ओवाई क्या हो जाएगा, A1 x1 A2 x2 ऐसे ही A3 x3 A4 x4 एंड अप टू सो ऑन। आप ऐसे डैश डैश करके छोड़ दीजिए, आपको सारा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग, द मोमेंट ऑफ टोटल एरिया अबाउट OY इज इक्वल टू AXZ। अब A क्या है मैम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो भाई, A आपका क्या है, A आपका है टोटल एरिया, कि इस ऑब्जेक्ट का टोटल एरिया क्या था, और x बार आपका, इसको बोलते हैं बार। जब हम किसी भी जो हमारे पास कोई वेरिएबल है उसके ऊपर जब हम ये लगा देते हैं ना, ये
ये जो डैश हम लगाते हैं इसको बोलते हैं बार। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो टोटल है ना हमारे पास, जो हमने यहाँ पे सम किया है वो हमारा कुछ नहीं है, वो हमारा टोटल मोमेंट है, यानी कि द मोमेंट ऑफ टोटल एरिया अबाउट ओवर, यानी कि टोटल एरिया कितना है हमारा ए एक्स जेड, सॉरी ए एक्स बार। सो ए एक्स बार क्या है, ए एक्स बार मैंने आपको बताया ना टोटल एरिया और आपकी टोटल डिस्टेंस, तो अभी अभी तो निकाली हम लोगों ने, देखो ये रही क्या है हमारी a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस अप टू सो ऑन। देन उसके बाद x बार क्या हो जाएगा, देखिए भाई एक बात बताइए, इस चीज को जरा नोटिस करो। मान लीजिए मैं लिख रही हूँ x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 5x 5y कर लीजिए। अगर मेरे को यहाँ से x की वैल्यू निकालनी हुई तो आप क्या करोगे मैथ्स में, मुझे x चाहिए, ओनली x, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से 2 को हटा दो और इसको इसके नीचे लिख दो ऐसे, है ना, ऐसे ही तो करते हैं हम लोग मैथ्स में, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग कि हमारे पास अगर जो भी वेरिएबल हमें फाइंड आउट करना है, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है उसको हम लोग एक साइड रखते हैं, बाकी को सब कुछ उधर कर देते हैं। तो सेम यही वाला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है। मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे था ए एक्स डैश इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2, मुझे सिर्फ x बार चाहिए, मुझे ये टोटल डिस्टेंस पता करनी है। तो इस x बार को आप यहीं पे रखिए और इस a को ले जाइए नीचे। ये चीज समझ में आई? अगर आप लोगों ने ये चीज पकड़ ली ना यहाँ पे, बस आपके लिए फिर कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं। सिर्फ इस चीज को फोकस कीजिए, हमारा टोटल एरिया ए एक्स है, यानी कि टोटल एरिया x के अलोंग, x के साइड में कितना आया है हमारा a1 x1 अप टू सोन जो भी है। सो x बार निकालने के लिए मैंने यहाँ से एरिया हटाया और इसके नीचे डाल दिया, तो हमारा टोटल फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो गया जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। सो वी कैन राइट इज एज, तो हम उसको कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं जैसा मैं बताने वाली हूँ। और पहले इस बात को मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी कैसे क्या करना है। देखो तो x बार हमारे पास क्या आया, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस अप टू सोन। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, x बार इज इक्वल टू, ये जो आपके पास a1 a2 a3 है, इसको हम 1 2 3 लिखने के बजाय हम इसका समेशन ले लेते हैं। अब जिन बच्चों को समेशन के बारे में नहीं पता है उनको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, क्योंकि काफी बार हमारा बेसिक थोड़ा सा हिला हुआ रहता है और फिर वो हमारा लाइफ टाइम बड़ा परेशान करता है। तो ये जो वर्ड है ना, सॉरी ये जो सिंबल है ना, इसको बोलते हैं समेशन। किसी भी चीज का जब बहुत ज्यादा सम होता है ना, बहुत ज्यादा प्लस होता है, तो हम उसको प्लस को हटाकर ये साइन लगा देते हैं कि भाई झंझट ही खत्म। अब हम प्लस किस किस को कर रहे हैं, ए को और x को, ऐसे ही तो कर रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, a1 प्लस x1 a2 प्लस x2, तो बजाय a1 a2 a3 लिखने के हम ax लिख देते हैं। और नीचे क्या है इसका एरिया, तो नीचे भी हम क्या लिख देंगे यहाँ पे एरिया। तो अब क्या करें मैम, यहाँ पे तो हमने 1 2 3 ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे लिखोगे i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू इंफिनिटी, कितना ही हो सकता है, या फिर आप यहाँ पे लिखिए n, एक्चुअल इंफिनिटी नहीं आएगा, n आएगा। n की वैल्यू कितनी हो सकती है, क्या पता आपके पीसेस यहाँ 3 में ही कंप्लीट हो गए हों, क्या पता आपके जो एरिया है आपने, जैसे मैंने यहाँ 7 पे किया है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 7। समझ रहे हैं इस चीज को? तो जब हम किसी चीज का सम करते हैं, समेशन करते हैं, तो हम ऐसा लिख देते हैं। तो अब आपने क्या लिखा कि i की वैल्यू 1 से लेके और n तक कितनी हो सकती है, तो यहाँ पे i लगा दो, i स्मॉल o, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये किसका बना है, ये x का बना है, क्योंकि यहाँ x लिखा हुआ है ना, x के अलावा। तो मैंने ऐसा क्यों किया है, यहाँ समेशन क्यों लगाया है, ये समेशन का क्या मतलब है, जब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। तो इस चीज पर फोकस करो। ये समेशन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि बार बार हमें ये लिखना ना पड़े, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, ये सब हमें ना लिखना पड़े। इसको इजी वे में बनाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई
टोटल का हमें नहीं पता कितने पीसेस हैं। जैसे यहाँ 7 है तो आप यहाँ पे आई हटा दो और यहाँ 7 7 लगा दो, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे कितनी वैल्यूज आएंगी। a1 x1 a2 x2 प्लस a3 x3 एंड a7 x7 तक ये वैल्यू है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आई लगा के रखते हैं कि आई की वैल्यू हम लोग डिफाइन कर देंगे जब हमें पता हो। समझ में आया मैंने ये क्या कहा है आप लोगों से? आ गया होगा थोड़ा बहुत। तो ये तो हमारे x के लिए था। ऐसे ही हम y के लिए निकाल देंगे y बार, तो इस साइड से भी तो हम लोग देखेंगे ना कितना है, सेंट्रोइड का भी तो सेंटर निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे? सेम टू सेम रहेगा, ऐसे ही तो करेंगे ना हम लोग, ऐसे ही तो करेंगे। देखो मैं बताती हूँ आपको, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 एंड अप टू सो ऑन। तो हम क्या करते हैं, दोबारा से वही मेथड लगाते हैं, ये वाला। इसमें हम क्या करेंगे, a1 ai yi, यानी कि यहाँ x की जगह आ जाएगा आपका y, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका y, और i की वैल्यू दोबारा से जैसे मैंने आपको बताई, जितने भी आपके पास यहाँ पे नंबर्स होंगे, जितने भी आपने पीसेस में डिवाइड किया है, वही आपकी i की वैल्यू हो जाएगी। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई भी डेरिवेशन करते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो जब भी आपका वो डेरिवेशन खत्म हो रहा है, वैसे फिजिक्स में ही होते हैं डेरिवेशन, लेकिन कई बार फॉर्मूले होते हैं हमारी केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट, तो हमेशा याद रखो फॉर्मूलों को हमेशा बॉक्स में बंद करना। अगर अच्छे नंबर चाहते हो तो चीजों को हाईलाइट करना सीखो। जैसे मैं यहाँ पे सर्कल बना देती हूँ, आप अपने एग्जाम में ऐसे अंडरलाइन करना, उसको डार्क अंडरलाइन, पता लगना चाहिए कि चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट है। ये चीज समझ में आई? ऐसे ही जब भी आपके पास कोई फॉर्मूला है या फिर आपका कोई भी फाइनल रिजल्ट आता है, तो उसको ऐसे अंडरलाइन, मतलब एक बॉक्स में बंद करना ना भूले। और दूसरी बात, उसको खाली मत छोड़ना। अब खाली का क्या मतलब है? खाली का मतलब है कि लास्ट में एक दो थ्योरी लाइन लिख देना, ठीक है, अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को पसंद आएगा, एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। एक्स्ट्रा मार्क्स इन द सेंस कि जब आप कुछ एक्स्ट्रा अटेम्प्टेशन पर ध्यान देते हो ना, तो एग्जामिनर अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है तो वो थोड़ा नजरअंदाज कर देता है। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट बन जाता है कि आप लोग थोड़ा सा अटेम्प्टेशन पे ध्यान रखें। सो आई होप आपको ये निकालना आ गया होगा कि सेंट्रोइड कैसे पता करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे पता करते हैं। मैंने बहुत एक एक चीज को फोकस करके आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी सुनिए, ऐसा नहीं है कि सबको एक बार में ही सारी चीज समझ में आ जाती है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर दिया, तो उनको एक ही चीज की सजेशन में देना चाहूंगी, आप एक बार दोबारा से वीडियो को देखना, ठीक है। जब तक आपको ना समझ में आया ना, आप वीडियो को बार बार करके देखिए, क्योंकि मैंने एक बार में ही अपना 100% देने की कोशिश की है, एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश की है कि ये मैंने क्यों लिखा है और क्यों आपको ये एग्जाम में लिखना है, ठीक है। सो आई होप आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा। तो आज आपका एक छोटा सा होमवर्क है। सबसे पहला तो आपका हमेशा एक ही होमवर्क रहता है कि आप लोग इसके नोट्स बनाएंगे, सेम टू सेम नोट्स बनाने हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत एड अप करना है। फर्स्ट सेकंड इसकी दोनों की डेफिनेशन, थर्ड ये जो मैंने डायग्राम यहाँ बनाना है ना, प्लीज आप साइड में मत बनाना, आप डायग्राम हमेशा बीच में बनाना अगर आप अपना फायदा चाहते हो। तो सबसे पहले तो अपनी फेयर नोटबुक में जो आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो उसमें बीच में बनाओ डायग्राम, तो आप फाइनल एग्जाम में वैसे ही बीच में बनाओगे। ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो और आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम हमेशा बीच में होना चाहिए। देखिए अटेम्प्टेशन हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है, तो एग्जाम में तो भाई बस क्या ही कहूँ मैं, ये हमारा प्लस पॉइंट होता है। तो प्लस पॉइंट अगर आपको चाहिए तो अटेम्प्टेशन ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। देखो पास हर कोई हो जाओ, पास होने में क्या है भाई, आपके मान लीजिए 3 साल के आपके डिग्री का टाइम होता है, फर्स्ट सेकंड सेम या फिर फर्स्ट सेकंड ईयर में आपकी री भी आ गई, क्या है पास तो हम लोग 3rd ईयर तक आराम से हो जाएंगे। पास होना मायने नहीं रखता है, पास तो कोई भी हो जाएगा, चीटिंग करके पास हो जाओगे, लेकिन नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए आपका जो डिग्री कोर्स है ना, वो मतलब एक ऐसा कोर्स है कि उसमें नॉलेज बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपकी कुछ मतलब आपकी कुछ रिस्पेक्ट है, अदरवाइज तो फिर आप जीरो हो। क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं आता ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर वही सैलरी लेके घूमना अपनी 10-12 हजार रुपए के लिए कि प्लीज नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। मैंने बहुत देखे हैं पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, हाँ भाई हम पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, हम ये डिग्री कर रहे हैं, हम वो डिग्री कर रहे हैं, और फिर वही 10-12 हजार की नौकरी के लिए घूमना है। तो एटलीस्ट इतनी मेहनत तो करो कि जब तुम कैंपस से बाहर निकलो तो तुम्हारे हाथ में कम से कम नहीं ना, कम से कम
20-25 हजार की नौकरी तुम्हारे पास हो स्टार्टिंग, और उसके बाद 2 महीने 3 महीने बाद तुम जंप कर जाओ सीधा अपना 30 के लिए, मेहनत करनी पड़ती है। सो मेहनत के लिए थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, कुछ मेहनत हम कर रहे हैं, कुछ आप कीजिए। तो हमारा फोकस तो ये है कि हमारे बच्चे शुरू में ही 30 वाली नौकरी पकड़ ले, इतनी नॉलेज हम अपने बच्चों को दे दें। सो थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कीजिए। काम बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सिलेबस है आपका, बस थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। सो आज आपका ये काम है, होमवर्क यही रहने वाला है कि आप इसको एक बार डेरिवेशन को रफ नोटबुक में जरूर करके देखना, जैसे कि मैं आपको पहले भी कहती थी कि इसको करके जरूर देख लेना। एक बार करके देख लोगे ना माइंड में से वो हो जाएगा। तो बेशक सॉरी मत करना, मेन लाइन ये जो 1-2 है कि ये एरिया है ना, ये 1-2 करके देख लेना बस, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इतना भी कर लोगे तो भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे तो हमने इरेगुलर शेप लिया, अगर आपके पास डेफिनेट शेप है, कोई अच्छा सा डायग्राम है जैसे कि रेक्टेंगल, सर्कल वगैरह है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, उसका सेंट्रोइड क्या होगा, उसका मैं आपको डेरिवेशन नहीं कराऊंगी, उसका मैं आप लोगों को सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगी, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम्स में फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये आपको 3 मार्क्स में आ सकता है, तो कृपया करके अपना अच्छे से कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। सो चलिए फिर, अगर आप लोग नए हैं, कोई बच्चा ऐसा है जो हमारे चैनल पे नया आया है, अभी अभी उसने देखना शुरू किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो शेयर करना ना भूलें। और हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, कहीं पे कोई कमी लगी या कुछ सजेशन देना चाहते हो, कमेंट कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।